दोस्तों आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। मेंस का देखो जीएस पेपर 1 का वीडियो अब क्या होगा, समाप्त होने वाला। सिर्फ उसमें डीआई बच गया है, ठीक है, और एक दो टॉपिक बचा है वो करवा देंगे। अभी मोबाइल हम चला रहे थे तो एक ट्विटर पे एक वीडियो देखे हैं, ठीक है, तेलंगाना का है। वो हम सुनाते हैं, फिर आगे टॉपिक पता चल ही गया होगा। बिहार में जातीय संरचना किस प्रकार का है और राजनीति में इसका कितना भागीदारी है, तो उसके बारे में बताएंगे। देखो, तमिलनाडु में तमिलनाडु कहते तेलंगाना में एक आईएएस अफसर है, ठीक है, उसका नाम भी हम बता रहे हैं। तो वो किसी से बात कर रही थी, ठीक है, तो बात कर रही थी तो उसी दरमियान वो कहती है कि जो छात्र वहाँ पे है, और उसमें भी खास करके मीडिया में और क्या कहता है, न्यूज में भी ये चीज़ बताया गया है कि जो वहाँ पे दलित छात्र था, ठीक है, तो उससे प्रॉपर उसको बोला गया है कि उससे क्या करवाइए, उससे टॉयलेट साफ करवाइए, ठीक। तो ये बात लेके बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है और चर्चा भी चल रहा है, ठीक। उसका छोटा सा क्लिप हम सुनाते हैं, बाकी आपको पूरा ये जातीय जनगणना और जो भी समीकरण है, ठीक है, वो सारा सारा हम करवाएंगे। నెలకి ఒక 20 గంటలు పనిచేసి ఉంటారు. దట్ ఇస్ నాట్ ఎ హ్యూజ్ లాట్ లాగా ప్రొజెక్ట్ చేసి మా పిల్లలతో పాటు పని అంటే పిల్లలతో పాటు పని తీసుకుంటాము. మన ఈ పిల్లలు దే ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ టూ మచ్ పాష్ సొసైటీ వేర్ వాళ్ళు వెళ్ళి కూర్చున్న వెంటనే టేబుల్ మీద భోజనం వచ్చేస్తుంది, వాళ్ళ ఇంట్లో ఇలా కొడితే క్లీనింగ్ మనుషులు ఉంటారు, అలాంటి పిల్లలు కాదు. మన పిల్లలు అందరూ 2 లక్షల కంటే తక్కువ ఉన్న ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తున్నారు. సో అది చదువు నేర్చుకోవాలి, ఆ బాధ్యతలో మనం ఉన్నాము. సో ఎవరైనా మిమ్మల్ని పని చేయించుకుంటున్నారని వదిలేస్తే ఇట్ ఇస్ బై ఆర్డర్ అండి. దే హావ్ టు డూ రోటీ మేకింగ్, దే విల్ డూ రోటీ మేకింగ్. somebody called from జమ్మికుంట సెండింగ్ మీ ఫోటోగ్రాఫ్స్, పిల్లలతో పాటు రోటీ చేపిస్తున్నారు అయితే మంచిది. నేను అది ఫోటోగ్రాఫ్ మా ప్రిన్సిపల్స్ అందరూ గ్రూప్ లో పెడతాను, చాలా మంచిది. పిల్లలతో పాటు రూమ్ క్లీనింగ్ చేయించుకుంటున్నారు, దే మస్ట్ డూ ద రూమ్ క్లీనింగ్. హూ విల్ క్లీన్ దేర్ రూమ్స్? ఓకే, వన్స్ స్వీపర్ వెళ్ళి క్లీన్ చేస్తారా, నాలుగోసారి పిల్లలు ఎందుకు క్లీన్ చేసుకోరు? పిల్లలతో పాటు టాయిలెట్ కడిపిస్తున్నారు, వై కాంట్ దే క్లీన్ దేర్ ఓన్ టాయిలెట్స్? तो आप लोग सुन लिए होंगे, समझ गए। तो देखिए, बिहार में जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको जातीय पे सवाल आता रहता है। तो देखिए, इसमें मानसिकता की बात है कि एक आईएएस अफसर हो या फिर एक पीसीएस अधिकारी हो, तो उससे इतना आशा तो किया जाता है कि जो समाज के अन्य लोग हैं उनसे कहीं न कहीं इनका क्या है, बेहतर सोच होगा और समझ होगा, और ये क्या होंगे, प्रोग्रेसिव टाइप के होंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको गांधी जी के बारे में बताते हैं, थोड़ा हम पेरियार जी के बारे में बताएंगे, फिर हम आएंगे अपने टॉपिक पे। देखिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि हो सकता है आपके एग्जाम में पेरियार जी को, अंबेडकर जी को, उसके अलावा क्या नाम है, अभी जो ये महिला पदाधिकारी है, ठीक है, इसका नाम भी हम बता देते हैं। और साथ में एक आईएएस अफसर के बारे में हम और आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मन की बात में उसका भी जिक्र करते थे। देखिए दोनों के सोच में कितना डिफरेंसेज है, ठीक है। एक है सीनियर आईएएस ऑफिसर जिनका नाम है परमेश्वरम अय्यर, ठीक है। तो वो एक स्थान पे जाते हैं जिसका नाम है गंगे देवी पल्ली इन वारंगल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और वहाँ पे जाके वो स्वयं से क्या करते हैं, जो टॉयलेट सीट का पीठ जो बना रहता है तो उसको वो स्वयं से अपने हाथों से जाके साफ करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ ये एक महिला है, आईएएस ऑफिसर है, ठीक, जिनका नाम नाम क्या है, ठीक है, हम बता रहे पढ़ के, डॉक्टर VS अलागू वर्षिनी, ठीक है। तो एक ये है, तो दोनों के माइंडसेट में आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंसेज है, ठीक। एक तरफ ट्विटर पे ये आके ये फिर बोलती है कि मेरे बातों को क्या किया जाए, मेरे बातों को गलत तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जाए, ठीक। मगर जब क्या होता है कि यदि आप कोई भी रूल और रेगुलेशन और कोई भी विचारधारा किसी पे थोपना चाहते हैं या लागू करना चाहते हैं तो उसको हर किसी पे होना चाहिए। तो चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, हम हैं, आप हैं, कोई महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग है, बूढ़ा बूढ़ी जो भी है हिंदुस्तान का, हर व्यक्ति को फिर एक लॉ लाना चाहिए जिसमें ये व्यवस्था हो कि वो अपने घर का टॉयलेट हो, ऑफिस का टॉयलेट हो या फिर सार्वजनिक जगह का टॉयलेट हो, स्वयं से क्या करे, स्वयं से उस टॉयलेट सीट को साफ करे। तभी तो जाके क्या होगा कि सारे का विचार एक जैसा होगा, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। कुछ दिन पहले अगस्त या फिर सितंबर के आसपास का बात है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया हुआ था कि जो जेल है तो जेल में जातीय
कॉलम रहता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो उसका नाम, एड्रेस, माता पिता, भाई बहन जो भी होता है सारा एड्रेस लिखा जाता है। तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या रहा था, जो अपर कास्ट के लोग थे तो उनको खाना बनाने का काम दिया जाता था या फिर अन्य काम दिया जाता था। तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी बोला गया हुआ था कि जात के आधार पे कार्य का बंटवारा उचित नहीं है और इसको जितना जल्द से जल्द हो क्या करे, इस चीज को समाप्त करे। ताकि देखो, भारत का आज़ादी हुआ और क्या हुआ कि हम लोग जो ब्रिटिश से आज़ाद हुए तो सिर्फ हम लोग आज़ादी इस बात के लिए नहीं परेशान थे कि अंग्रेज चला जाएगा तो देश आज़ाद हो जाएगा। गांधी जी का लोग विरोध करते थे, मगर गांधी जी का हमेशा से, आप अंबेडकर जी का, गांधी जी का ये था कि समाज का जब तक हर एक व्यक्ति जीवन के मुख्य धारा में नहीं जुड़ेगा तब तक ये आज़ादी किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। चाहे वो पशु हो, पेड़ पौधा, निर्जीव हो या फिर जीव हो, हर किसी को क्या हो कि हर किसी के स्वाभिमान की बात हुई थी, ठीक। और जब अभी भी कल परसों या 2-3 दिन के पहले की बात है कि मुजफ्फरपुर में आपको क्या होता है, एक रेप होता है, ठीक है। और उस रेप में मुश्किल से 8 से 9 साल की बच्ची रहती है, जो वो भी दलित समाज से क्या करती है, वो बिलोंग करती रहती है। तो उसका रेप होता है, फिर उसको उसका मर्डर किया जाता है। मर्डर करने के बाद क्या होता है, जब थाना में केस एफआईआर करवाने के लिए जाता है तो वहाँ पे फिर क्या होता है, वही डलम डोल स्थिति जो होता है हमेशा की तरह। तो ये सारा चीज़ क्या दर्शाता है कि इंसान कितना भी किताब कॉपी पढ़ लेना, उसके अंदर में जो शुरू से बैठा हुआ है एक सर्वश्रेष्ठ होने का जो भावना है, वो कभी क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा, ठीक। यदि आप दक्षिण भारत में जाइएगा तो दक्षिण भारत में जाइएगा तो जाति के नाम पे सिर्फ आपको 2 चीज़ मिलेगा। जैसे इस्लाम में है कि या तो आप क्या होंगे कि या तो आप मुस्लिम हैं तो सब के सब क्या होता है, वो मुस्लिम में ही काउंट होते हैं, या फिर वो दूसरे को क्या कहते हैं, गैर मुस्लिम कहते हैं, ठीक है। आप साउथ में जाइएगा तो या तो आप वहाँ पे ब्राह्मण होंगे या फिर गैर ब्राह्मण होंगे। जैसे कि उत्तरी भारत में जाति व्यवस्था है, यादव है, राजपूत है, सिंह है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ठीक है, पासवान है और बहुत सारा कास्ट है। तो उस प्रकार का कास्ट सिस्टम आपको दक्षिण भारत में नहीं मिलेगा। दक्षिण भारत में या तो आप ब्राह्मण है या फिर गैर ब्राह्मण है, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी होता है और इस चीज़ को कनेक्ट करके आपको सवाल पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को क्या कीजिएगा, जब आंसर लिखिएगा तो ये सारा चीज़ को क्या कीजिएगा, इंक्लूड कीजिएगा। और हाल फिलहाल में तेजस्वी यादव या तेज प्रताप, एग्जैक्ट हमको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या हुआ है कि उसको पार्टी से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। वहाँ पे प्रेम प्रसंग का बात आया हुआ था, वहाँ पे भी आप देखोगे तो वहाँ पे कास्ट वर्सेस रिलीजन का चक्कर हो जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा मामला है कि आदमी क्या हो रहा है कि जब भी कास्ट का बात आता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है कि जिस प्रकार से धर्म के प्रति प्रेम रहता, कट्टरता टाइप का रहता, तो उसी प्रकार क्या हो रहा है कि जात के प्रति भी आदमी को प्रेम है या फिर उस प्रकार का क्या है, तीव्र लगाव है, ठीक। चलिए, तो बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण, तो हम लोग इसका 360 डिग्री अवलोकन करेंगे और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और जातीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल हर बार आपको बीपीएससी मेंस में पूछता है, इस बार भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय राजनीति में बात कीजिएगा जाति का तो ज़्यादा दूर नहीं, 2014 के आसपास क्या होता है कि भारत में आपको राजनीति में परिवर्तन आता है। एनडीए का सरकार आता है जिसको बीजेपी के नाम से जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि उस बीजेपी अकेला फाइट नहीं करती, उसके साथ भी बहुत सारा राजनीतिक पार्टी है। उससे पूर्व देखते होंगे कि पूरा एक छत्र किसका राज चलता था, कांग्रेस का। तो बिहार में भी आपको एक विचारधारा चलता था जो अपर कास्ट के होते थे, ठीक है, जो अग्रे होते, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत या फिर जिसको भूमियार कहते हैं, इन लोगों को क्या होता, इन लोगों का प्रबल भागीदारी ही नहीं था, इन लोगों का तूती बोलता था, ठीक है। तो फिर बाद में क्या होता है कि जब कांग्रेस का डिक्लाइन होता है या फिर कांग्रेस उस टाइम में हारती है तो फिर बीजेपी पार्टी आती है, तो फिर क्या होता है, ये जातीय प्रभाव वाला जो बिहार में जो चक्कर था वो फिलहाल क्या हुआ, धीरे धीरे कम होना चालू हुआ। तो इस प्रकार करके भारत में देखिएगा तो हर क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये चीज़ देखने के लिए मिल ही जाएगा, ठीक। तो भारतीय राजनीति में जातिवाद क्या है, एक ऐतिहासिक और सामाजिक यथार्थ रहा है। और यदि किसी राज्य की राजनीति को जाति आधारित राजनीति का सबसे प्रबल उदाहरण माना जाए तो क्या होगा कि अपना बिहार का नाम टॉप पे है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा यदि जाति वाला व्यवस्था कहीं पे है और जातीय संघर्ष, गया में चले जाओ,
औरंगाबाद में चले जाओ, ठीक है, मुंगेर चले जाओ, बेगूसराय चले जाओ, तो ये सारा क्षेत्र, उसके बाद कटिहार, नरकटियागंज, ये सारा क्षेत्र है। जहाँ पे भी जाएगा देखेगा दो कास्ट में क्या हो रहा है कि आए दिन संघर्ष हो रहा है और वर्चस्व का लड़ाई होता है, ठीक है। तो जात को लेके क्या होता है, ये चीज इस मामले में बिहार क्या है, सबसे ज्यादा टॉप पे है। तो यहाँ राजनीति केवल क्या है, सत्ता का संघर्ष नहीं है, बल्कि क्या है, सामाजिक वर्चस्व का, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है कि कुछ रहे ना रहे, ठीक है, जात के नाम पे देखिए आरजेडी का लालू यादव जब क्या होते हैं सत्ता में आते हैं आरजेडी, तो वो ओपन बात था कि वो क्या हुए थे, वो यादव के नाम पे आए हुए थे, ठीक है। और देखो कैप्टन चाहे किसी भी टीम का हो, ठीक है, यदि जब जीतेगा तो श्रेय उसी को मिलेगा, ठीक है, और जब हारेगा तो भी उसको श्रेय लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कहेगा कि जीते हैं तो क्या हो, हम रिस्पॉन्सिबल है, मेरे कारण जीता है, और हारा है तो किसी और के कारण। तो चाहे पार्टी के नाम पे हो या फिर जात के नाम पे हो, उस टाइम में क्या होता था कि यादवों का पूरा बोलबाला था, ठीक। तो उस टाइम में देखिए क्राइम रेट, फिर कहा जाता था जंगल राज, तो बहुत सारा इस प्रकार का क्या है चीजें, घटना समय के साथ क्या हो रहा था कि बढ़ रहा था। अस्मिता और पहचान का भी संघर्ष हो जाता है, ठीक है। ये भावना ऐसा नहीं है कि अंग्रेज के आने से उत्पन्न हुआ या फिर एक महीना पहले किसी राजनीतिक पार्टी के आने से पहले हुआ। इसको इतिहास में जाके यदि देखेगा तो जब हड़प्पा के बाद क्या था, वैदिक काल आता है, और वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आता है, जब क्या होता है कि वर्ण, जब जो क्या होता है ब्राह्मणवादी विचारधारा जो क्या होने लगता है, उसमें कुरीतियां आने लगता है। तो उसी टाइम से क्या होता है कि समाज में तुम देखेगा कि समाज कैसे विभाजित हो गया जन्म के आधार पे, ठीक है। यानी कि राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा, ठीक। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वास्तव में वर्ण का आप संस्कृत में देखिएगा, ठीक है। यदि संस्कृत का समझ होगा, गीता, रामायण, महाभारत यदि पढ़ते होंगे, तो वर्ण का मतलब वास्तव में रंग होता है, कलर, जिसको जैसे लाल, पीला, हरा, ब्लू, नीला, ये, ठीक। तो रंग होता है। बाद में क्या हुआ कि ये धीरे धीरे जाति बनने लगा, और जाति में भी क्या होने लगा, ये उपजाति में विभाजित होने लगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो इसमें आपको हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तो बताएंगे ही, साथ में समकालीन परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और विचारधारक विचार क्या होगा कि कुछ कुछ विचार है वो भी हम आपको साथ में बताएंगे। आप लोग जब इतिहास पढ़ते होंगे तो अंबेडकर जी में और गांधी जी के बीच में क्या होता था कि विचारधारा लेके हमेशा क्या होता था, दोनों में मतलब कभी बनता नहीं था, हमेशा 36 का आंकड़ा आता था। गांधी जी ये कहते थे कि यदि क्या होगा कि कोई यदि बनिया है, ठीक है, कोई यदि लकड़ी बनाने वाला है या फिर कोई लोहा का काम करने वाला है, तो उसके साथ क्या है, उसके साथ एक उसको मतलब एक क्या कह सकते हैं उसको, एक बिजनेस मिला हुआ, ठीक है। मगर हमेशा अंबेडकर जी ये कह के विरोध करते थे कि यदि उसमें गुणवत्ता होगा, योग्यता होगा, तो वो क्या होगा, क्यों न क्या कर सकता है, कलेक्टर बन सकता है या फिर देश का प्रधानमंत्री या फिर सांसद। तो इस चीज को लेके हमेशा गांधी जी के साथ क्या होता था कि विचार को लेके अंबेडकर जी को हमेशा से ये रहता। और ऐसा भी हुआ कि बाद में अंबेडकर जी क्या करते हैं कि हिंदू धर्म तक को छोड़ देते हैं और वो चले जाते हैं किस में, वो बौद्धिज्म को अपना लेते हैं। और बौद्धिज्म का राइज ही इसीलिए हुआ था कि वो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा भारत में पनप रहा था, उसको क्या करने के लिए, उसको रोकने के लिए, और बहुत हद तक क्या किया गया, रोका भी गया हुआ था, ठीक है। चलिए, तो देखिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात कीजिएगा तो जाति व्यवस्था का जड़ क्या है कि बिहार के समाज में प्राचीन काल से ही व्याप्त है, ठीक है। जैसा कि आपको हम बताएं कि ब्राह्मणवादी समाज संरचना में क्या हुआ था कि ऊंच नीच में बटा हुआ था। देखिए यदि दक्षिण भारत के बारे में थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, संगम काल के बारे में या फिर पेरियार जी के बारे में, तो वहां पे क्या होता था कि पहले जो महिला वगैरह रहती थी, ठीक है। तो अभी भी क्या है कि अभी भी आपको दक्षिण भारत कभी जाने का मौका मिलेगा, चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटका हो, आंध्रा हो, ठीक है। तो उस क्षेत्र में जाइएगा तो आज भी आपको ये दो वर्गों में जो विभाजन है, ठीक है, एक ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण। तो उस टाइम में क्या होता था, जो महिला थी, आप क्या होता है कि यूट्यूब पे जाइएगा, दलित रिलेटेड वीडियो भी देखिएगा तो वहां पे मिल जाएगा। विमेंस को क्या होता था कि उसको ब्रेस्ट टैक्स भी देना पड़ता था, ठीक है। तो इस प्रकार का मतलब घृणित क्या कह सकते हैं, घिनौना जैसा चीज क्या हुआ था ब्राह्मणवादी विचारधारा में
प्रचलित था, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या हुआ कि राजनीति और शक्ति क्या हुआ कि हमेशा से किसके हाथ में रहा? उच्च वर्ग। आज भी आप किसी भी ब्यूरोक्रेट से मिलिए, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, किसी पार्लियामेंट हो या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, वहाँ पे जाइएगा तो मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे मैक्सिमम यही मिलेगा कि जो अपर कास्ट के हैं वो लोग क्या हो उस क्षेत्र में डोमिनेट करते हैं, ठीक है। और अभी भी आपको ये जाति व्यवस्था वाला प्रथा क्या कर रहा? चल ही रहा, ठीक। तो हमेशा से शक्ति उच्च जातियों के हाथ में केंद्रित रहा है। और स्वतंत्रता के पहले तक क्या हुआ कि आपको जमींदारी व्यवस्था और शिक्षा, देखो शिक्षा पे तो हमको लगता है कब जब भारत आज़ाद हुआ है तभी जाके क्या हुआ है कि जिसको आप एससी या फिर एसटी कहते हैं, ठीक है, एससी एसटी दोनों कह दीजिए, जो आदिवासी थे तो उनको तो दुनियादारी से मतलब था ही नहीं, वो अपने ही क्षेत्र में क्या होते थे, रहते थे। मगर वही आदिवासियों को क्या किया गया है कि बाद में क्या किया गया, शेड्यूल कास्ट वाले कैटेगरी में जोड़ा गया, ठीक है। तो शिक्षा का बात कीजिएगा तो जब देश क्या होता है, जब देश हमको लगता है आज़ाद हुआ उसके बाद ही जाके थोड़ा बहुत क्या होने लगा कि शिक्षा जो दलित लोग थे उनको मिलना चालू हुआ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसका शिकार सिर्फ दलित ही है, जो भी ओबीसी के लिस्ट में भी बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं जो आज भी क्या हो रहा है कि वो सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं शिक्षा के नाम पे। भारत में यदि आप देखिएगा तो अब पागल बनाना कहिए या फिर भारत सरकार का या फिर राज्य सरकार का चालाकी कीजिए, यदि आप जब भी किसी क्या होगा कि जो भी बड़ा बड़ा मिनिस्टर है या फिर कोई भी अच्छे पद पे हैं, सम्मानजनक पोस्ट पे, आप उससे बात कीजिएगा भारत के शिक्षा के बारे में, तो वो शिक्षा के नाम पे आपको शिक्षा एजुकेशन का बात नहीं करेगा, वो आपसे बात करेगा साक्षरता का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब आदमी को समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक। तो वो आपको शिक्षा के नाम पे साक्षरता का खेल खेलेगा और बोलेगा भारत में 70% क्या लोग पढ़ा लिखा है, 75% पढ़ा है, 85% है, 100। केरला में चले जाएगा तो 100%, 95% इतना परसेंट चलाता है। तो वहाँ तो लोग सामान्य रूप से क्या समझता है कि जो केरला का लोग होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा कि पढ़ा लिखा होगा। वास्तव में वो क्या है, एजुकेटेड वाला चीज़ नहीं है। वो वहाँ पे किस चीज़ का बात करता है? वहाँ पे बात करता है साक्षरता। साक्षरता का मतलब समझते होंगे किसी भी एक भाषा को, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, इसके अलावा कुछ चौथी पाँचवीं तक क्या हो कि यदि आप पढ़ाई किए हुए हैं तो आपको साक्षरता वाले लिटरेसी वाले रेट में आपको इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो एजुकेशन पे देखिएगा तो दलित को क्या हुआ कि दलित को शुरू से ही अधिकार नहीं था, ठीक। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन आया, धीरे धीरे चीज़ क्या होने लगा, बदलने लगा, तो फिर आपको धीरे धीरे अब क्या होने लगा, पढ़ने लगा। फिर भी अभी भी रेट देखिएगा तो उस हिसाब से नहीं है। इसके अलावा ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत क्या क्या था, बहुत ज़्यादा पकड़ था। और निचले जाति हमेशा से क्या रहा, हाशिए पे, क्योंकि वो हमेशा से आपको दो तीन चीज़ से ही संघर्ष कर रहा है। एक तो रोटी से संघर्ष कर रहा है, रोटी के बाद स्वास्थ्य से संघर्ष कर रहा है, और स्वास्थ्य के बाद शिक्षा। शिक्षा तक पहुंच करते करते क्या होता है कि उसके जीवन का समाप्ति हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद देखते हैं कि अंबेडकर जी, तो अंबेडकर जी का विचारधारा किस प्रकार का था। तो डॉक्टर अंबेडकर जी का ये मानना था कि जातिवाद क्या है, भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई है, ठीक है। और उनके अनुसार जाति व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि जैसे क्या होगा कि माइंड सेट यदि हो जाएगा कि ये इस कास्ट का है, यदि मान चलो कि कोई लोहार है, तो वहाँ पे यदि माइंड सेट हो जाए कि इसको लोहा के अलावा किसी चीज़ का कार्य का समझ नहीं है, और वो यदि प्रोफेशन से क्या हो कि एमबीबीएस किया हो या फिर वो डॉक्टरेट किया हो या फिर पीएचडी किया हो, एमफिल किया हो, ठीक है, उसको माइक्रो बायोलॉजी का या फिर नैनो टेक्नोलॉजी का, अभी वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका समझ हो, तो फिर भी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, क्या कह के कि वो लोहार है, तो उसको क्या होगा, उसको सिर्फ और सिर्फ लोहा का समझ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो प्रतिभा का क्या होगा कि प्रतिभा को आप दबा दीजिएगा, और दूसरा राष्ट्र निर्माण में भी क्या होगा कि एक अच्छा चीज़ कहीं ना कहीं दूर रह जाएगा, ठीक है। तो अंबेडकर जी का मानना था कि सामाजिक बराबरी के बिना क्या होगा कि राजनीतिक समानता क्या है, खोखला है। यदि मान के चलो कि अभी भी ज़्यादा दूर नहीं,
एक जिला का बिहार के ही एक जिला का एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसका नाम है सहरसा, ठीक है। तो वहाँ का एक घटना है कि क्योंकि सीट क्या किया जाता है जब भी इलेक्शन होता है, तो स्थानीय चुनाव हो या फिर राज्य सरकार का हो या फिर केंद्र सरकार का हो, तो सीट का बंटवारा किया जाता है। उसमें भी क्या होता है कि आरक्षण रहता है कि कुछ सीट रहता है जो जनरल आदमी फाइट कर सकता है, ठीक, कुछ रहता है ओबीसी के लिए, कुछ रहता है एससी के लिए, कुछ एसटी के लिए और कुछ महिला के लिए। तो जिसके लिए जैसे सामान्य होगा तो कोई भी फाइट कर सकता है, यदि वीमेन के लिए होगा तो क्या होगा, वहाँ पे सिर्फ महिला होगी। और उसमें भी क्या होगा कि यदि उसमें अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति की महिला होगी तो क्या होगा, जो महिला उस वर्ग समाज से आती होगी तो वही। तो एक क्या हुआ कि एससी वर्ग के लोग थे, ठीक, तो उसको चुनाव लड़वाया गया, तो वो चुनाव क्या होता है कि चुनाव जीत जाता, मगर काम करने का बात आता तो क्या होता, जो पूर्व में था वही उसी का चलता, ठीक। तो ऐसा बहुत अनोखो क्या है कि एग्जाम्पल है कि आप ज़्यादा दूर नहीं आप अपने घर के आसपास भी क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, जो राजनीति है, तो एक जातीय ढांचे की क्या हुआ कि पुनः उसको क्या किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया, ठीक। तो 1950 और 60 के दशक में देखिएगा कि बिहार में क्या था, बिहार में कांग्रेस का गढ़ था, ठीक है। कांग्रेस के बारे में मतलब ये कहा जाता था कि एक कहावत था कि कितना भी करेगा बाप बाप पर भी जीतेगा क्या, हाँ अच्छा। उस टाइम में कांग्रेस मतलब जहां कांग्रेस यदि खड़ा हो गया तो मतलब उसको क्या विजय प्राप्ति निश्चित है, ऐसा लगता था कि जैसे कि क्या है वो अजय है, कभी भी हारने वाला नहीं है, ठीक है। और उस टाइम में उच्च जातियों के पास सारा का सारा क्या था, सारा का सारा नेतृत्व था। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ, धीरे 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 चालू हो गया। 1970 के दशक में देखिएगा तो जयप्रकाश नारायण जी का क्या होता कि एक बहुत बड़ा क्रांति होता जिसको कहते हैं संपूर्ण क्रांति आंदोलन। तो इसमें क्या हुआ कि समाज का जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ग का लोग था, तो वो आपको क्या करता है, पार्टिसिपेट करता। अभी वर्तमान का जो जैसे लालू यादव हो गए या फिर नीतीश कुमार हो गए या फिर वो क्या नाम है, चिराग पासवान जी के पिता थे, ठीक है वो। तो ये सब जो है, तो ये संपूर्ण क्रांति आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, जेपी जी को, तो जेपी जी के आंदोलन से ही ये लोग क्या हुए, उभर के क्या हुए थे, नेता बने थे, ठीक। तो सामाजिक चेतना को क्या हुआ, एक नया आयाम दिया गया। और इसके साथ ही क्या हुआ, जो निचली जाति था तो उसका भी धीरे धीरे क्या हो गया कि राजनीतिक के प्रति रुझान होने लगा, और वो लोग भी धीरे धीरे क्या होने लगे, राजनीतिक साझेदारी में आपको धीरे धीरे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। एक चीज और है कि बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में आप देखिएगा कि जब भी मुस्लिम का बात आता है, ठीक है, तो मुस्लिम में भी देखिएगा कि उन लोगों का भी वोट बैंक क्या है, किसी एक पार्टी के प्रति, किसी एक नेता के प्रति समर्पित नहीं है। ओबीसी का नाम क्या होता है कि कई बार जिक्र किया जाता था, मुस्लिम नेता का नाम होता, पर ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज उसको क्या करते हैं, मानते हैं, ठीक है। बिहार में आ जाइएगा तो आरजेडी, आरजेडी आपको आरजेडी के बारे में ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम है और यादव है तो इस दोनों का क्या है, इस दोनों का समीकरण है, ठीक। तो बहुत सारा ऐसा है, जैसे कि एमवाई के बारे में भी हम बताएंगे। तो मंडल आयोग क्या हुआ कि मंडल आयोग वाला जब चर्चा आता है तो उसमें भी क्या हुआ कि तुमको जो अभी वर्तमान में ओबीसी कहते हैं, तो उन लोगों को आरक्षण को लेके बहुत सारा बातचीत होने लगा, ठीक। लालू यादव और एमवाई समीकरण, तो लालू यादव और एमवाई समीकरण का बात करेगा तो लालू यादव के नेतृत्व में क्या होता है कि यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़ी जातियां क्या हुआ, राजनीतिक रूप से संगठित हुई। लालू ने खुद को क्या कहा कि गरीबों का मसीहा कहा, ठीक है। और समाजवाद का वो स्वयं को क्या करने लगा कि प्रतीक बनाने लगा। हालांकि ये बात अलग है कि जब चारा घोटाला हुआ था, ठीक है, चारा घोटाला हुआ तो सिर्फ लालू यादव रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, ठीक है, उनके अलावा भी बहुत सारा पदाधिकारी, बहुत सारा नेता था क्योंकि लालू यादव क्या था कि टीम का कह सकते हैं कि कैप्टन था, बड़ा फेस था, तो इस वजह से वो ज्यादा हाईलाइट हुआ, ठीक है। चलिए, इसके अलावा फिर देखिए नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार से भी देखो बिहार में जितना पार्टी है, देखो जैसे एक पार्टी है मुकेश सहनी, पता नहीं अभी एमएलए हैं कि एमएलसी हैं, हमको उतना ध्यान नहीं है, ठीक है। तो वो स्वयं को क्या कहते रहते हैं कि सन ऑफ मल्लाह, ठीक है। तो मल्लाह बिहार में क्या है, एक जाति है, जो लोग क्या होते हैं कि जो मछली का
काम करते हैं तो उन लोगों को मल्लाह बोला जाता है, ठीक है। तो वो साफ साफ वो स्वयं को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। तो वहां से जाति वाला चीज क्या होता है कि साफ साफ उभर के आता है कि हम मल्लाह जाति से हैं, ठीक। नीतीश कुमार का बात करेगा तो नीतीश कुमार भी जब आ, आए तो वो कुर्मी कुर्मी दलित और महिला क्या हुआ कि इन लोगों को अपना फोकस बनाए कि इन लोगों के जीवन को क्या करना है कि बेहतर करना है और सुशासन और विकास लाएंगे। तो इस प्रकार का राजनीति वो करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हर पार्टी क्या है कि हर पार्टी कोई ना कोई किसी न किसी जात से संबंधित है, ठीक। और ये चीज आप एग्जाम में पूरी जिम्मेदारी के साथ लिखिएगा और इसमें कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम अलग से कहीं से बना के दे रहे हैं, ये हर चीज आपको ऑनलाइन यूट्यूब मोबाइल टीवी मीडिया हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। बस यही है कि जब राइट डाउन कीजिएगा आंसर तो उस टाइम में सेंटी बिल्कुल मत होइएगा और किसी के प्रति ज़्यादा ना बायस होइएगा और ना ज़्यादा किसी के प्रति प्रेम कीजिएगा, ठीक है। बस न्यूट्रल होके जो सही इन्फॉर्मेशन है आप उसको दीजिएगा, आपका आंसर औरों से कहीं ना कहीं क्या होगा कि बेहतर हो जाएगा। और देखो कितना सारा डायमेंशन हम अटैच कर दिए, देखो किसी का ना तो बुराई इसमें करना है ना अच्छाई करना है, ठीक है। क्योंकि आप यदि ब्यूरोक्रेट्स बनिएगा तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, गवर्नमेंट का पॉलिसी से चाहे आपको कितना भी नाराजगी हो, ठीक है। गवर्नमेंट का पॉलिसी आपको पसंद हो या ना हो इट डजेंट मैटर, ठीक। मगर आपको क्या करना है गवर्नमेंट के साथ स्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप ही ने बात मानिएगा तो फिर क्या होगा कि आम जनता कहाँ से गवर्नमेंट के बात को मानेगा, ठीक। तो कभी भी बायस मत होइएगा किसी के प्रति, खास कर मेंस आंसर राइटिंग में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जब आप लिखते हैं तो एक समय के बाद क्या होता है कि जो आपके अंदर का जो भावना होता है वो बाहर निकल जाएगा और फिर वो जो आप आंसर लिखिएगा तो वहां से पता चल जाएगा कि आप किस प्रवृत्ति के लोग हैं, ठीक। तो इस चीज से हमेशा क्या कीजिएगा बचिएगा, कोशिश कीजिएगा न्यूट्रल होकर लिखें। चलिए नेक्स्ट आते हैं पेरियार। तो पेरियार जी दक्षिण भारत के हैं, ठीक है। देखो इनका प्रभाव तो उत्तरी भारत में उस हिसाब से नहीं पड़ा, ठीक। मगर पेरियार जी के बारे में ये बता देते हैं कि पेरियार जी भी क्या थे, एक क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, ठीक है। और दक्षिण भारत में इनका विचार बहुत ज़्यादा फैला और उनके विचार का क्या हुआ कि बिहार के सामाजिक परिवर्तन में अप्रत्यक्ष रूप से असर धीरे धीरे क्या होने लगा, पड़ने लगा, ठीक है। पेरियार जी का एक कहावत था, ये आप लिखिएगा, आप चाहिएगा तो पेरियार जी को शुरू में ही कोट कर दीजिएगा। यदि मान के चलिए कि ऐसे लिखना पड़े 700 शब्द में 800 शब्द में तो आप पेरियार जी का ये कोट लिखिएगा, आंसर बहुत बवाल बन जाएगा, ठीक है। कि जातिवाद क्या है, जातिवाद केवल एक सामाजिक बीमारी नहीं है बल्कि एक मानसिक गुलामी है, ठीक है। देखो इस चीज के बारे में हम अपने कई सारे वीडियो में बताएं कि किसी आदमी को क्या करना है कि कमजोर करना है तो उसको गोली मारो, ठीक है, रेप करो, मर्डर करो, चोरी करो, डकैती करो, देश निकालो, ये सब कुछ नहीं करना। उसके साथ बस इतना कीजिए कि उसको आप बार बार इस बात का एहसास दिलाते रहिए कि ये काम क्या होने वाला है, कि ये काम तुम्हारे से नहीं होने वाला है, इस काम के योग्य तुम नहीं हो। तुम क्या करो, कुछ और ट्राई करो, 1 दिन 2 दिन 100 1000 लाख दिन करोड़ दिन कहिए, एक टाइम आएगा कि वो इस चीज को क्या कर लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। भारत में जाति व्यवस्था वास्तव में यही है, ठीक है। आप महाभारत देखिएगा तो उसमें कर्ण तो वास्तव में क्षत्रिय रहते हैं, ठीक है। मगर उसमें वो क्या रहते हैं, शूद्र दिखाया जाता है, ठीक। तो जब क्या होता है कि उसका भाई शायद शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है तो उसके मुंह में क्या किया जाता है कि गरम नहीं पिघला हुआ सोना का क्या किया जाता है, जो लिक्विड टाइप का रहता है मोल्टेज स्टेज में, उसको उसके माउथ में क्या कर दिया था, उसके माउथ में पौर कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज क्या दिखाता था कि ये चीज दिखाता था कि कोई खतरा आए जो उच्च वर्ग के लोग थे तो उनसे पहले ही क्या करना, उसको रोक देना, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार का विद्रोह ना हो। तो जो ताज क्या किया गया, ताज जो जिसके सर पे सजा है वो हमेशा क्या रहेगा, बना हुआ रहेगा, ठीक है। वास्तव में आप देखिएगा तो जाति वाला व्यवस्था कुछ था नहीं। कुछ लोग कई बार क्या होता है कि जब इतिहास पढ़ते रहते हैं पढ़ाते रहते हैं या फिर आम चर्चा होता रहता है तो कुछ लोग बहुत सीना ठोक के कहते रहते हैं कि हम आर्यंस के औलाद हैं, ठीक है, हम आर्यन के वंशज हैं। आप वास्तव में देखिएगा तो आर्यंस रियल में इंडियंस तो है नहीं, ठीक है। यदि आप इतिहास की बात कीजिएगा तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो आया था मध्य एशिया में,
जबकि भारत में उससे पूर्व देखो तो तुम क्या होगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन था। तो ऐसा तो नहीं था कि आदमी भारत में नहीं था, भारत में आदमी था। तो मतलब यहाँ का कोई ना कोई नेचुरल और नेटिव क्या होगा कि नेटिव रहने वाला होगा। जैसे कि अभी वर्तमान में अंडमान निकोबार में सेंटियाले आइलैंड है, वहां पे जाइए तो आज भी वहां का जो मूलवासी है तो रहता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो ये आर्यंस था ये बाहरी था, और यही कहीं ना कहीं क्या, यही ब्राह्मण और क्षत्रिय का विचारधारा लेके क्या होगा कि बढ़ने लगा। बाद में उसमें भी कुरीतियां आया, जिसमें वो कहता जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो जिसके पास उतना धन दौलत शक्ति हुआ तो वो खुद को क्या करे, खुद को ब्राह्मण घोषित करवा दिया, खुद को राजपूत घोषित करवा दिया। ठीक, तो ऐसे कर करके क्या हुआ कि जाति व्यवस्था धीरे धीरे आपको पूरा बढ़ता है। ठीक, कार्ल मार्क्स को हम इसलिए इसमें ऐड किए हैं कि कार्ल मार्क्स का मानना था कि वर्ग संघर्ष ही क्या है, इतिहास का प्रेरक तत्व है। भारतीय समाज में जाति एक अस्थाई श्रेणी बन चुकी है। ठीक है, जिससे वर्ग चेतना पनप नहीं पाई है। ठीक, बिहार में यह भी देखा गया है कि वर्गीय एकता जातीय पहचान के सामने क्या हो जाता है, कमजोर हो रही है। ठीक है, हालांकि वामपंथी दल जैसे कि सीपीआई एमएल ने भूमिहीन और दलितों को संगठित करने की कोशिश की, परंतु क्या होता है कि दीवार अक्सर मजदूर एकता मार्ग के सामने क्या होता है कि बाधा बन जाता है। ये सारा चीज क्या कीजिएगा, ये सारा चीज आप राइट डाउन कीजिएगा। यदि 600 भी शब्दों का क्या होगा कि यदि आपसे पूछा जाएगा, देखो जितना शब्द के पूछा जाएगा हम सारा चीज क्या किए हैं, इंक्लूड कर दिए। और भारतवर्ष के बारे में यदि पूछा जाएगा तो बस इसमें एक चीज अटैच कर लेना, वो ये करना कि ब्रिटिश के द्वारा क्या किया गया था, ब्रिटिश के द्वारा जो जातीय जनगणना करवाया गया था तो उसको इंक्लूड कर लेना। तो जातीय मामला पे कभी भी देखो, जाति के बारे में हम बार बार कह रहे हैं, जाति को सिर्फ राजनीति तक मत देखना, जाति को तुम सामाजिक व्यवस्था में देखो, राजनीतिक व्यवस्था में देखो, आर्थिक व्यवस्था में भी देखो। ठीक है, धन का तुम संकेंद्रीकरण देखेगा तो कंसंट्रेशन देखे ज्यादा नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में यदि रहता होगा। ठीक है, देखो किसी जात के बुराई का या फिर भलाई का बात नहीं है, फैक्ट जो है सो फैक्ट है, चीजें जो हुआ है सो हुआ है। ठीक है, तो आप जाइएगा तो देखिएगा जो भी लोग सामान्यतः, ठीक है, अब 100 में 100 नहीं होगा मगर जनरली 90% हम कह सकते हैं कि 90% यदि कोई ब्राह्मण होगा या फिर राजपूत होगा, भूमियार होगा, तो तुम देखना कि वो उसके पास क्या होगा कि लैंड अच्छा खासा होगा, इतना होगा कि वो अपना जीवन क्या कर सकता है, उस खेती से सामान्य रूप से नॉर्मल लाइफ जी सकता है। ठीक है, अब बाद बाकी के लोग को देखिएगा तो उसके मुकाबला में कहीं ना कहीं क्या कर रहता है कि उसके पास जमीन कम रहता है, भले अलग सोर्स ऑफ इनकम कितना भी हो, मगर लैंड का बात कीजिए तो लैंड कम रहता है। ठीक, तो लैंड पे शुरू से क्या हुआ कि लैंड पे शुरू से ही ब्राह्मणों का आपको वर्चस्व रहा। चलिए, तो उसके बाद आते हैं जातीय का नया चेहरा। तो बिहार में जातिवाद क्या है, केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं है। ठीक है, अब तो क्या हो गया कि अब ये डिजिटल राजनीति और सोशल मीडिया प्रचार का भी हिस्सा बन चुका है। ठीक है, कुछ 2-3 दिन पहले चिराग पासवान जी, ठीक है, तो चिराग पासवान जी किस वो पासवान जाति से आते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में जो क्या हुआ कि वहाँ पे रैली हुआ या फिर मीटिंग हुआ तो उसमें सब ये कह रहा था या फिर न्यूज में चल रहा था कि लोग जो है उसको क्या करना चाहते हैं, उसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक, तो जातीय जनगणना की मांग भी देखो बार बार चल रहा, भारत में भी बिहार में ऑलरेडी किया गया, तो बिहार तो खूब, बिहार में जाति जनगणना क्या हुआ कि खूब नाम रोशन किया। ठीक, आरक्षण की राजनीति, जातीय आधारित संगठन की भूमिका, इसे क्या किया, जटिल बना दिया। जब लोगों से क्या किया जा रहा था, लोगों से पूछा जा रहा था तो लोगों का किस प्रकार का विचारधारा था कि जितना जिसका भागीदारी होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, प्रभावशाली होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो होगा वो सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर वही होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक, 2024 का बात कीजिएगा तो जातीय समीकरण में क्या हुआ कि अब माइक्रो कास्ट यानी कि उप जातीय व्यवस्था वाला चीज चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या होने लगा कि जैसे कोयरी बनाम कुर्मी, तो देखो नॉर्मली देखेगा तो कोयरी और कुर्मी में ज्यादा डिफरेंसेज नहीं है। ठीक है,
वैसे ही पासवान बनाम दुसाध, ठीक। तो ऐसा बहुत सारा मामला है जिसमें देखेगा कि अपने में क्या हो रहा है कि अपने में भी उसमें फूट पड़ रहा है, ठीक। जैसे कि रामविलास पासवान जी का जो मकान छाप लोजपा शायद उनके पार्टी का नाम है, तो उनका भी क्या हुआ कि दल टूटा हुआ था, भाई भाई में विवाद हुआ था, तो ठीक। तो इससे राजनीति और भी क्या हो रहा है कि और भी विभाजित हो रहा है, ठीक। तो ये सारा पॉइंट क्या कीजिएगा आप इंक्लूड कीजिएगा। इसके अलावा जाति के प्रभाव का देख लीजिए, तो इसका देखो पॉजिटिव पॉइंट भी तुमको लिखना पड़ेगा और निगेटिव कोशिश करना कि पॉजिटिव पार्ट 70% लिखना और निगेटिव 30। कितना भी कहे ना कि निगेटिव लिखो, तो हमेशा कोशिश करना कि 30% से ज़्यादा निगेटिव मत लिखना, ठीक। चाहे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि निगेटिव लिखिए, फिर भी आप क्या कीजिएगा कि 70% पॉजिटिव बात लिखिएगा और 30% निगेटिव। क्योंकि जब आप ज़्यादा निगेटिव लिखिएगा तो उससे ये आशा किया जाता है कि आप क्या हैं कि आप प्रोग्रेसिव टाइप के आदमी नहीं है, आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, आप आशावादी नहीं है, ठीक है। आप क्या करते हैं बात बात में कमियां खोजते हैं और बात बात में कंप्लेन करते हैं। तो आपको वैसा नहीं बनना है, आपको सॉल्यूशन मेकर बनना है, ठीक है, प्रॉब्लम किलर बनना है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि पॉजिटिव पॉइंट जितना ज़्यादा हो आप उतना लिखिएगा, ठीक। चलिए, तो जातीयवाद के प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक देख लेते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव का बात करेगा तो पिछड़ी जाति का क्या हुआ कि पिछड़ी जाति का राजनीतिक में क्या हुआ, सशक्तिकरण हुआ है। नेतृत्व में क्या हुआ, विविधता आई है। और सामाजिक न्याय की अवधारणा अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मजबूत हो रहा है, ठीक है। साथ में नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। योग्यता की क्या की गई है, अनदेखी। अवसरों की असमानता। जाति के नाम पे क्या हो रहा है कि ध्रुवीकरण और सामाजिक तनाव हो रहा है, ठीक है। गया वाला जो क्षेत्र है, गया और औरंगाबाद, ठीक है, तो उस क्षेत्र में दो कास्ट को लेके हमेशा क्या होता, आए दिन मार होता रहता, आए दिन मार होता रहता, ठीक है। और सबका कारण एक ही है, वही लैंड का चक्कर है, जमीन का चक्कर है, समझ गए। सुशासन के बजाय क्या हो गया है कि अब जाति आधारित वोट बैंक की राजनीति हो गया है। जैसे कि जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था बिहार में, तो क्या नाम है इसका, मधेपुरा शायद है, ठीक है। तो वहाँ के एक पप्पू यादव है, ठीक है। तो वो क्या थे, वो आरजेडी से जुड़े हुए थे, तो मगर क्या हुआ कि आरजेडी के द्वारा शायद उनको टिकट नहीं दिया गया, तो फिर वो इंडिपेंडेंट शायद फाइट किए, ठीक। तो वो वहां से क्या हुए, जीत गए। तो वहां पे भी देखो जाति वाला आधारित पे तो क्या हो रहा है, राजनीति हो रहा है। साथ में जात के अंदर में भी क्या है कि विभाजन है, उपजाति विभाजन है, ठीक है। जैसे कि वहां पे कोयरी बनाम कुर्बी करके बताएं, ठीक। तो समाधान क्या होगा, तो समाधान यही होगा कि शिक्षा क्या होना चाहिए, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। और शिक्षा में देखिए एक चीज को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता था अपने यहाँ। सिविल सर्विस का यदि आप तैयारी करते हैं या फिर आप डॉक्टर हैं, तो थोड़ा वहाँ पे क्या होगा कि आपके फील्ड का इथिक्स पढ़ाया जाएगा। या फिर आप यदि बिजनेस कॉरपोरेट में अच्छे खासे पद पे होंगे, ठीक है, यदि आप मैनेजर या फिर जनरल मैनेजर या फिर सीईओ, एमडी, ठीक है, इस प्रकार के पोस्ट पे होंगे, तब क्या होगा कि वहाँ पे कंपनी इथिक्स पढ़ाया जाता होगा, शायद हमको लगता है, ठीक है। नहीं तो जनरली इथिक्स जैसा चीज क्या होता है एग्जिस्ट नहीं करता। और ये इथिक्स का ही कमी है जो तमिलनाडु का जो तमिलनाडु कहते हैं, तेलंगाना का उस आईएएस ऑफिसर के बारे में अभी कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि किस हिसाब से मोबाइल पे वो बात कर रही थी और फिर टॉयलेट साफ का पूरा वो मामला हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है कि इथिक्स पढ़ने से कहीं ना कहीं लोग के मन में क्या होता है कि थोड़ा ना थोड़ा तो विचार क्या होता है बदलता है, ठीक है। तो अंबेडकर जी का ये मानना था कि शिक्षा को सामाजिक क्रांति का क्या करना है, कुंजी बनाना है, ठीक है। एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज, ठीक है। जातीय जनगणना से सटीक नीतियां बन सकती है। देखो हमेशा हर चीज का विरोध ही नहीं करना चाहिए, ठीक। जातीय जनगणना हुआ तो इसको डिपेंड करता है, देखो डिपेंड करता है कि इसको कैसे, यदि गवर्नमेंट इसको इस रूप में यूज करे कि कौन कास्ट का संख्या कितना है, किसके पास कितना संसाधन है, किसको क्या चीज का आवश्यकता है, तो ये क्या होगा कि एक बिहार के लिए बहुत बेहतर होगा। मगर अब इसको सिर्फ क्या किया जाएगा, इस रूप में देखेगा जाएगा कि इस जाति का इतना लोग है, यहाँ पे मेरा इतना प्रभाव है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कुछ दे देते हैं, यहाँ नहीं देते हैं। तो ये इस प्रकार का यदि क्या होगा कि रणनीति होगा, तो फिर वो एक महामारी कह दो या फिर क्या कह दो कि वो डिजास्टर ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है।
तो जातीय जनगणना को क्या करना है कि जातीय जनगणना का सटीक नीतियां बना सकती है, लेकिन इसमें सामाजिक क्या होना चाहिए, सामाजिक समरसता के उद्देश्य से जोड़ा जाए। ठीक है, राजनीतिक दलों के नीति आधारित राजनीति की ओर बढ़ना चाहिए, और जो सिविल सोसाइटी और मीडिया है उसको जातीय चेतना के साथ समावेशी मूल्य को भी क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ठीक, तो ये सारा चीज लिखिएगा तो आपका आंसर देखो, क्योंकि ये किसी बुक से, किसी किताब कॉपी से या फिर किसी से पढ़ के हम नहीं लिखवाए नहीं है। ठीक है, स्वयं से पूरा चीज इतना सारा डाटा को क्या किए हैं, अलग अलग से देख के उसके बाद फिर बनाए, तो इस प्रकार का आपको नहीं मिलेगा। ठीक, देखिए निष्कर्ष में आप क्या कीजिएगा, आपको हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप निष्कर्ष लिखिएगा तो हमेशा आप पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, और पॉजिटिव नहीं रहिए तो कम से कम न्यूट्रल रहिए, ताकि क्या हो, अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं है। ठीक, तो बिहार की राजनीति का बात करेगा तो जातीय समीकरणों के बिना क्या है कि बिहार अधूरा है। बिहार में जात का बात नहीं किया तो फिर क्या होगा कि फिर कोई बातें नहीं है। दक्षिण भारत का सिनेमा यदि देखेगा तो दक्षिण भारत के सिनेमा, एगो सिनेमा का नाम हम बताते हैं, सिनेमा का नाम था डॉन नंबर 1 शायद था। ठीक है, तो डॉन नंबर 1 में क्या बोला जाता है कि कुछ लड़ाई झगड़ा होता है सिनेमा में, तो उसमें बोलता है कि हम गुंडा को मंगाएंगे कहाँ से, बिहार से, बिहार से भी किसको, यादव को। ठीक है, तो क्या हुआ कि सिर्फ वर्चस्व का बात नहीं है, जाति का नाम भी क्या कर दिया गया, जाति का नाम को भी खराब करवा दिया गया। ठीक है, कुछ दिन पहले एक सिनेमा आया हुआ था, उसमें आप गाना सुने होंगे कि आइए ना हमरे बिहार में ठोक देंगे गोली कपार में। ठीक है, तो बिहार का इस प्रकार का क्या कर दिया गया, इस प्रकार का चेहरा बना दिया गया है कि बिहार के नाम पे लोग को क्या समझ में आता है कि यहाँ पे गुंडागर्दी, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, जाति व्यवस्था होगा। तो कितना भी अच्छा छवि बनाने का कोशिश किया जाए, ठीक है, छवि क्या होता है कि बिगड़ा हुआ ही रहता है। ठीक, तो आपको ये करना है कि बिहार की राजनीति में क्या है कि जातीय समीकरण के बिना क्या है, ये अधूरा है, लेकिन इस यथार्थ को समझते हुए आगे बढ़ने की क्या है, आवश्यकता है। जातिवाद को मिटाना संभव नहीं, लेकिन सामाजिक न्याय के बजाय क्या करना है, राजनीतिक हथियार बनाना सबसे बड़ी क्या है, ये विडंबना है। समझ गए, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार और मार्क्स तीनों की विचारधारा को यदि आप एक में समाहित कीजिएगा तो यही आप कह सकते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए जाति, वर्ग, वर्ण से ऊपर उठकर क्या करना, व्यक्ति के अधिकार, शिक्षा और आत्मसम्मान को क्या करना, प्राथमिकता देना। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब फंडामेंटल राइट पढ़ेगा, ठीक है, तो उसमें आर्टिकल 15 एक फिल्म भी है। ठीक है, और उसमें भी वही दिखाया गया कि वास्तव में कोई था नहीं, समझ गया, मगर जो वो इंस्पेक्टर रहता है, वो इंस्पेक्टर उस एसपी को बार बार ये बात का एहसास दिलवाता रहता है कि यदि तुम क्या किया गया करेगा कि दलितों का हेल्प करेगा और तुम उन लोगों के खिलाफ जाएगा, ब्राह्मणों के खिलाफ जाएगा, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ऐसे की तैसी हो जाएगा। और लास्ट में दिखाता है कि वास्तव में कुछ ऐसा होता भी नहीं है। ठीक है, बाद में वो एसपी क्या करता है, उस इंस्पेक्टर को गोली मार देता है। ठीक, तो आर्टिकल 15 कहता है कि जात पात, जन्म, सेक्स, क्रीड, ठीक है, कलर, स्थान के आधार पे क्या कीजिए, भेदभाव नहीं कीजिए। आर्टिकल 17 है जो कहता है कि छूत अस्पृश्यता का क्या करना है, कि इसका समाप्ति करना। आज भी अपने समाज में देख लीजिए कि सफाई कर्मचारी गिने चुने वर्ग और गिने चुने जाति के लोग रहते हैं, और उनसे आप बात कीजिए तो उनको क्या हुआ कि एक तो फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से, ठीक है, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गए कि वो खुद के पेट से उभर नहीं पाते हैं कि वो शिक्षा के और क्या हो कि जाए और जीवन में मुख्य धारा में चक्र पे चक्र चल रहा। और ये ऐसा ट्रैप, ऐसा जाल बना है कि अब क्या होगा कि इसको तोड़ने के लिए अब कुछ ऐसा मिरेकल होगा तभी हो सकता है, नहीं तो ये प्रथा क्या होगा कि संविधान भले बन गया, देश आज़ाद भले हो गया, ठीक है, 78 वर्ष कह दो, 76 वर्ष गणतंत्र का कह दो, ठीक है, भारत देश का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हो गया, ये सब क्या, ये सब अर्जी फर्जीवाड़ा है। ये सिर्फ डाटा दिखाने में, दुनिया में भौकाल मचाने के लिए है। वास्तविकता यदि आप देखिएगा तो आज भी क्या, वही लकीर का फकीर है, जस का तस चीजें है। ठीक है, कहीं पे कोई परिवर्तन आपको नजर नहीं आएगा। आप भूटान को यदि देखिएगा तो भूटान में आपको ये दुनियादारी जैसा चीज नहीं चलता, वहां पे चलता है हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, कि लोग कितना खुश है, उसमें ये नहीं देखता कि कितना जीडीपी बूम किया, कितना डिफेंस बूम किया, कितना रोड बूम किया। ठीक है, वहां पे ये देखा जाता है कि वास्तव में क्या आवश्यकता है और कितना डिलीवर कर सकते हैं। ठीक,
तो बहुत सारा चीज़ है इस पे देखिए, क्योंकि बिहार के संदर्भ में है तो ज़्यादा हम आउट ऑफ द बॉक्स हो नहीं सकते हैं। तो इतना भी चीज़ आप कर लीजिएगा तो क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा कहानी क्या होगा कि पूरा का पूरा कहानी बन जाएगा। और बाकी क्या हो कि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखो जो मुजफ्फरपुर में रेप हुआ है, ठीक है, वो, और जो तुमको एक आईएएस ऑफिसर के बारे में बताएं जो खुद टॉयलेट सीट साफ कर रहे थे वो, और एक आईएएस ऑफिसर जो टॉयलेट सीट साफ करने के लिए बोल रही थी सो, तो इस तीनों में से किसी एक को पकड़ना, ठीक है। यदि निगेटिव होगा तो निगेटिव वाले कैरेक्टर को डालना, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, ठीक है, डालना। और नहीं कोई समझ में आए तो बाद में क्या है कि अंबेडकर जी, पेरियार जी जिंदाबाद हैं ही, ठीक है, तो इन दोनों में से किन्हीं का विचारधारा को कोट कर देना, ठीक है। तो जातीय व्यवस्था अब बाद में कि बिहार में रहते होंगे तो राजनीति से हमको नहीं लगता होगा कि आप परे होंगे। किसी न किसी पार्टी का क्या होगा, बीजेपी हो, आरजेडी हो, लोजपा हो, जदयू हो, कोई भी पार्टी हो, किसी न किसी का क्या करते होंगे, समर्थन करते ही होंगे। तो जातीय व्यवस्था से आप क्या होंगे कि आपको मालूम ही होगा। बाकी क्या कीजिएगा, जो जो चीज़ हम बताएं ये सारे चीज़ को आप क्या कीजिएगा, इंक्लूड कीजिएगा। ये पीडीएफ हम भेज देते हैं टेलीग्राम लिंक पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस प्रकार क्या हुआ कि ये वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना। और जो जो 20-30 बच्चा बार बार बोलता है ना, भाई तुम लोग को बार बार कहते हैं, हम पढ़ाते रहते हैं, तो थोड़ा सा राइट डाउन करने का कोशिश करो, नहीं तो अचानक एग्जाम हॉल में जाएगा ना, 3 घंटा लिखना पड़ेगा, तो 10 मिनट तो तुमको सोचने में चला जाएगा, 8-9 मिनट से ज़्यादा तुमको टाइम नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 3 का 3 घंटा लिखेगा ना, तब जाके सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। और जब आदमी आंसर लिखने आता है ना, तो मन में पहले से स्ट्रक्चर सवाल नहीं रहता है ना, तुम पता चलेगा कि तुम आदमी के पास नॉलेज का कमी नहीं है, ठीक है। समस्या ये है कि आपको कम से कम ज्ञान वहाँ पे देना है और अच्छा से अच्छा लिखना है, क्या सवाल में पूछा जा रहा है और क्या आपको डिलीवर करना, ठीक है। आप क्या जानते नहीं जानते तो इस चक्कर में नहीं पड़े, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा साथ में लिखिए, ठीक है। कल भी एक बच्चा हमको बोल रहा था, तो थोड़ा लिखेगा तब तो क्या होगा, शुरू में हो सकता है थोड़ा पेन करेगा, मगर टेंशन नहीं लेना है। धीरे धीरे क्या करो, प्रैक्टिस करो, तो हो जाएगा। 2 दिन पे 3 दिन पे एगो आंसर क्या करो, एगो आंसर लिखो, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 पेज लिखेगा ऐसा A4 साइज में, ऐसा A4 साइज में 1 पेज में लिखेगा तो 150 शब्द आ ही जाता है, ठीक है। और यूपीएससी बीपीएससी के पेपर में कोई अंतर नहीं रहता है, स्पेस आपको उतना ही मिलेगा और शब्द उतना ही लिखना रहता है, ठीक है। बस यही क्वेश्चन अलग अलग रहता है। 1 पेज में 150 शब्द आप यूपीएससी के एग्जाम में भी लिख सकते हैं, मेंस में, फिर बीपीएससी का एग्जाम होगा तो उसमें भी आप लिख सकते हैं, और कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और पेज आपको कैलकुलेटेड रहता है, और पेज सुनते हैं कि एक्स्ट्रा नहीं देता रहता, तो ये सब चीज़ से बचिएगा, इसीलिए प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाके होगा। देखो जैसे कि ये पेज दिखाते हैं, चारों तरफ से इसमें रूलिंग है, ठीक है, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, तो इसमें चारों तरफ से रूलिंग है, ठीक। तो ऐसा ही करके पेज रहता है एग्जाम हॉल में भी। तो इसके बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, इसी के बीच में आप लिखिएगा, ठीक। तो लिखिए, और नहीं होता है तो अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा शुरू शुरू में लिखिए, हो जाएगा, ठीक। तो परेशान नहीं होइए। और जो बच्चा पीडीएफ के लिए परेशान होता रहता है, भाई पीडीएफ से ज़्यादा दिमाग लगाओ। जो हम ये जो बुलेट पॉइंट जो ये मेन मेन हेडलाइन बोलते हैं, तो इसको याद करो ना। अब अंबेडकर जी का नाम आएगा तो इतना समझ जाएगा ना कि अंबेडकर जी जाति के क्या थे, जाति के प्रति विरोध करते थे। तो अपने से भी क्या करना, 1-2 लाइन बना के लिख लेना, ठीक। चलो।